अरविंद केजरीवाल ने एक भी विकास से रिलेटेड कोई ना लेटर भेजा, ना कोई प्रपोजल। तो एम्प्लॉयमेंट आप तो दे ही नहीं रहे हो, कौन सा आप एम्प्लॉयमेंट दोगे? दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में क्यों नहीं रिक्रूट? क्या 2013 में इतना काम हुआ दिल्ली में कि आज भी लोग शीला जी की याद कर रहे हैं। वोट किसको दिया? फ्री बिजली पानी। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करे? और वो कांग्रेस की कमजोरी ये है। हम नई दिल्ली विधानसभा सीट पर है और आज जो प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ेंगे उनका नाम है संदीप दीक्षित। बहुत ही कम ऐसे प्रत्याशी हैं जो डोर टू डोर कैंपेन में लोगों से ये कह रहे हैं कि अगर आपको ठीक लगे तो हमें वोट देना, नहीं तो मत देना। ये आज कल की राजनीति में ये सहनशीलता और सहजता कम देखने को मिलती है। चुनाव है, नई दिल्ली सीट काफी चर्चित सीट है। यहाँ पर दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे तो एक पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है, यानी अरविंद केजरीवाल, परवेज साहिब सिंह वर्मा और संदीप दीक्षित। आज हम संदीप दीक्षित से बात करेंगे और समझेंगे कि इन विधानसभाओं में नई दिल्ली सीट पर उन्हें क्या रुझान दिख रहा है और वो कितने ज्यादा आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो जुड़ चुके हैं नई दिल्ली विधानसभा से प्रत्याशी संदीप दीक्षित जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो एक सवाल ये है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर आपने 8 संकल्प जो ऑफर किए हैं लोगों को, एनडीएमसी एरिया है अधिकतर, एनडीएमसी और एलजी, काफी विवाद हमने देखा दिल्ली के पूर्व में जो सरकारें चल रही हैं 10 साल से। आप कैसे उन संकल्पों को पूरा करेंगे? देखिए, जो विवाद है वो तो बहुत ज्यादा आधार नहीं है विवादों का। पहली चीज एनडीएमसी देखिए, अब केजरीवाल साहब यहाँ एनडीएमसी के मेंबर हैं, आप मुख्यमंत्री भी हैं और आप एनडीएमसी के मेंबर का अधिकार होता है, मिनट्स आप साइन करते हैं। मैंने एक बार यहाँ के पूर्व चेयरमैन से बात की तो उन्होंने बताया कि साहब पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने एक भी विकास से रिलेटेड कोई ना लेटर भेजा, ना कोई प्रपोजल भेजा। तो अगर आप अपना काम नहीं करेंगे और हर बार इस तरीके का रोना रोएंगे कि मेरे काम नहीं किए जाते हैं, तो एविडेंस तो दिखाता है कि आपने मेहनत ही नहीं की। दूसरा एलजी की बात क्या है भाई, एलजी के यहाँ एक प्रोसेस होता है। आप कुछ ऐसे निर्णय हैं जो एलजी के पास जाते हैं, थोड़ा समय लगता है, पहले भी लगता था। ये तो है नहीं कोई कि शीला जी कोई प्रपोजल भेजती थी तो इमीडिएटली हो जाता था। महीना, 2 महीना, 2.5 महीना और राज्यों के बनस्पत यहाँ डिले होता है, लेकिन रुकता कोई काम नहीं था। मैं आज भी कई बार पूछ चुका हूं आम आदमी से कि भाई उदाहरण बताओ, कहां तुम्हारा कोई भी मेजर काम इस एलजी ने रोका हो या किसी एलजी ने रोका हो? हाँ, एलजी ने जैसे आपको याद होगा बीच में इन्होंने बसें खरीदने का कोई प्रपोजल दिया, उस पर उनको लगा कि कोई आप जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, उन्होंने आपसे जवाब मांगे, आपका कोई जवाब नहीं, आपने उनको रिप्लाई नहीं किया। तो अगर किसी को भ्रष्टाचार दिखता है और आप उसका संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाते हो तो वो काम रुकना चाहिए ना। क्या काम उनका रुका? सर अरविंद केजरीवाल जब सरकार में थे, अभी उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। हाँ। रोजगार पर उन्होंने कई वादे किए। बीजेपी ने 50,000 का एक फिगर दिया है और कांग्रेस की तरफ से सर अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो रोजगार एम्प्लॉयमेंट को लेकर सर दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड में एक लंबे समय से भर्तियां लंबित है, 14,000 पद खाली हैं। किस तरीके से सर दिल्ली के युवाओं को सरकारी नौकरियों में देखिए, सिर्फ दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ही नहीं यहाँ नौकरी देता है भाई। केजरीवाल का तो क्या है, मैं तो पता ही नहीं उनके मैनिफेस्टो में जॉब्स में है क्या। उन्होंने कहा था कि हम सारे संविदा शिक्षा कर्मियों को रेगुलराइज कर देंगे। मैंने अभी एक आरटीआई से मांगा, मैं आपको आरटीआई दिखा देता हूँ, एक भी गेस्ट टीचर रेगुलराइज नहीं हुआ। मैंने पूछा डीटीसी में, मैंने देखा कि उनमें 2013 में 8,500 डीटीसी के बस ड्राइवर थे, आज 4,000 रह गए, बाकी टेम्पररी हो गए। उसमें देखा कंडक्टरों में तो 4,500 उस समय परमानेंट थे, आज 300-400 बच के बाकी सब टेम्पररी हो गए। आपने अपने यहाँ सारी की सारी कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर कर दिया, तो एम्प्लॉयमेंट आप तो दे ही नहीं रहे हो, कौन सा आप एम्प्लॉयमेंट दोगे? दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में क्यों नहीं रिक्रूटमेंट कर रहे? 900 950 प्रिंसिपल के पोस्ट खाली है, क्यों खाली है? 700-800 डिप्टी प्रिंसिपल के पोस्ट खाली है, 9,500 टीजीटी टीचर्स के पोस्ट खाली है, क्यों भाई? आप तो कहते हो आपने शिक्षा में क्रांति कर दी, टीचर ही नहीं है आपके क्लास में पढ़ाने को। तो आपने कोई काम इस आदमी ने नहीं किया है दिल्ली में रोजगार बढ़ाने में। फिर रोजगार बढ़ता है फ्री में बिजली पानी देने से नहीं, रोजगार बढ़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है तब। रोजगार बढ़ता है जब आपका सड़कें अच्छी बनती हैं, यूनिवर्सिटीज खुलती हैं, कॉलेजेस खुलते हैं। वो तो काम हुआ नहीं, तो क्यों आदमी कोई दिल्ली आएगा रोजगार के लिए?
ये वही दिल्ली है जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत से लोग आते थे काम ढूंढने। मैं भी बाहर से आया हूँ, क्योंकि दिल्ली काम दिया करती थी। आज दिल्ली में हर घर में एक बेरोजगार बैठा है। कौन जिम्मेवार है इसका? सर कांग्रेस हमेशा से मनरेगा जैसी योजनाएं कांग्रेस लेके आई, व्यवस्थागत और ढांचागत बदलाव के लिए कांग्रेस एक समय तक जानी जाती थी, लेकिन कांग्रेस के भी वादों को अगर हम देखें तो वो उसी एक तरफ चल रही है कि 8500 रुपए 300 हाँ। यूनिट बिजली। तो सर व्यवस्थागत और ढांचागत बदलाव की एक लंबी दूरी तय करने से आसान अब राजनीतिक दलों को ये लग रहा है कि तुरंत का लाभ दीजिए और तुरंत का वोट पाइए। नहीं, क्योंकि लोगों ने यही इंडिकेट किया। भाई क्या 2013 में इतना काम हुआ दिल्ली में कि आज भी लोग शीला जी की याद कर रहे हैं। वोट किसको दिया? फ्री बिजली पानी पे। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? पॉलिटिकल पार्टी को संदेश आता है कि लोग काम नहीं चाहते, लोग फ्री चाहते हैं। वोटर अगर कोई संदेश देता है तो हम क्या करें? इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि हम वोटर की जो प्रतिस्पर्धा है उसमें भी हम पीछे ना रहें और दिल्ली को भी बनाएं। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, हमने पुरानी शीला जी की दिल्ली को नए संदर्भ में लाने का, जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट का, एयर पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का, जिसकी कोई और पार्टी बात नहीं कर रही, हमने अपने अपने यहाँ बातें की हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर इन चीजों पे केवल आकर्षण नहीं होता है वोटर का, जैसे बहुत से लोग पूछते हैं जी हमें क्या दे रहे हो, तो हमें क्या दे रहे हो अगर आप उससे कहोगे पोल्यूशन हटा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो उससे वो खुश नहीं है। वो चाहता है कि कोई 2000 दे रहा तो तुम 3000 दो। तो हम उस प्रतिस्पर्धा में इसलिए कि हम भी राजनीतिक दल हैं। अगर लोग कोई एक चीज चाहते हैं तो हम उससे भिन्न थोड़ी खड़े हो सकते हैं। सर शीला जी जब सरकार में थी, अरविंदर सिंह लवली शिक्षा मंत्री थे, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय खुले। मेरे को याद है कि 2008-7 में राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों में स्मार्ट स्कूल्स थे। आप लोग इस बात का प्रोजेक्शन कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है कि जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का कॉन्सेप्ट है, क्या कहीं ना कहीं राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय से तो नहीं लिया? सर वही है, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय जो है उन्हीं को उन्होंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का नाम दे दिया, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर। कुछ नया नहीं है, ये बिल्कुल वही स्कूल है, वही अच्छी बिल्डिंगें हैं, वही बढ़िया कमरे हैं। इनकी एक आदत है कि शीला जी के काम पर अपना ठप्पा लगाने की। अब वो कांग्रेस की कमजोरी ये है कि पता नहीं क्यों हम अपनी बातों को लोगों के बीच में नहीं ले जा पाते, पार्टी के रूप में नहीं ले जा पाते, मीडिया में से हम संवाद नहीं कर पाते, लोगों में हमें को पता नहीं क्यों हिचक है हम अपनी बात कहने की। जितने भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बने हैं ये सब वही हैं जो कांग्रेस के समय बने थे। ये 2 या 3 स्कूलों को बार बार बताते हैं जिसमें एक्सेलेंट मार्क्स आते हैं, वो तो तब से हैं। 2011-12 से भी वही 3-4 जो प्रतिभा स्कूल विद्यालय हैं, और तब भी टॉप पे थे, आज भी टॉप पे हैं और हिंदुस्तान के टॉप स्कूलों में है। सर राहुल गांधी आज वाल्मीकि मंदिर आए नई दिल्ली विधानसभा सीट पर। ये थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल सवाल रहेगा कि राहुल गांधी संदीप दीक्षित जी के साथ दिख क्यों नहीं रहे? क्या संदीप दीक्षित आम आदमी पार्टी के योजनाओं के तथ्यात्मक मुखर आलोचक है? इंडिया गठबंधन के दबाव के कारण राहुल गांधी संदीप दीक्षित जी के साथ नहीं दिख रहे हैं? नहीं, आज आए थे ना, बल्कि उनको तो 20 तारीख को आना था। भाई 20 को आना था, थोड़ा सा उनकी तबीयत बिगड़ गई, सबको मालूम है। एक पदयात्रा प्लान हुई थी, करीबन 1.5-2 किलोमीटर की, उस कारण से वो नहीं आ पाए। उसके बाद तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई उनकी, और परसों तरसों तबीयत ठीक हुई। उसके बाद मऊ से जैसे ही आए पहला कार्यक्रम मुझे दिया। तो पहला कार्यक्रम देने की एक प्राथमिकता होती है। हम चाहते थे कि वो वाल्मीकि कॉलोनी आए, उसके बाद एक आध और करें, लेकिन अब उन पर इतना प्रेशर पड़ गया है कि भाई अब 4-5 दिन में उन्हें वो करना है जो 7-8 दिन में कर सकते थे। तो अगर तबीयत कोई बिगड़ जाए तो उस चीज के लिए तो फिर प्लानिंग कोई नहीं कर सकता। सब ठीक है संदीप दीक्षित जी के साथ राहुल गांधी? हाँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। भाई नहीं होता तो क्यों आते? सबसे पहला दौरा आप करें, आप बिल्कुल एक व्यक्ति के रूप में चल कर आए, खाट पे बैठ के मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से बात करें, तो वो एक अपनापन तो दिखाता है। मैं धन्यवाद करता हूं उनका कि वो आए आज। सर शीला जी का मुझे याद है कि जहां भी छठ पूजा होती थी शीला दीक्षित जी पर्सनली पहुंचती थी। आज मैंने एक ट्रेंड देखा है कि जो छठ पूजा होती है, कभी शीला जी का पोस्टर नहीं देखा किसी छठ घाट के बाहर। आज हर जगह पोस्टर देखने को मिलता है कि अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ये कार्य करवाए जा रहे हैं। इस पर आपका क्या सोचना है कि धर्म का में प्रचार को लेकर? क्योंकि शीला जी कभी भी भोंडी राजनीति में नहीं आती थी। बिल्कुल जितने बड़े बड़े घाट बनाए गए सब में वो थी। उनको पसंद ही नहीं था कि इस तरह की चीज में अपनी फोटो करें। ये मेरे हिसाब से एक जरूरत से ज्यादा बेशर्मी की राजनीति होती है कि हर चीज में आप अपना चेहरा डालते हैं। आजकल तो लोग कार्ड में भी चेहरा डालने लगे हैं, राशन के बैग में भी चेहरा डालने लगे। एक लिमिट होती है भाई आप अपने आप को एडवर्टाइज करने की। और मैडम के समय लोग जानते थे कि उनके बनाए हुए घाट हैं। आप आज भी आप दिल्ली के जितने भी नए अस्पताल हैं,
जितने भी नए कॉलेज हैं सबके देख लीजिए, शिलान्यास किसी ने किया तो शीला जी ने किया। ये क्लेम करते हैं कि मैंने 38 फ्लाईओवर बनाए, उसमें मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि 6 या 7 छोड़ के एक भी फ्लाईओवर इन्होंने नहीं बनाया। सबके सब या तो शीला जी के समय निर्माणाधीन थे या उन्हीं के फ्लाईओवर्स के जो बचे हुए पार्ट थे, एक फ्लाईओवर बन जाता उसके कई पार्ट्स होते, वो उन्होंने कंप्लीट किए। तो ना स्कूल इन्होंने नहीं बनाए, ना फ्लाईओवर इन्होंने नहीं बनाए, ना और कोई काम, ना छठ घाट में कोई बड़ा काम कर पाए। सर, अरविंद केजरीवाल जी हनुमान मंदिर जाते हैं, जी। बदलाव की राजनीति पर आए थे। आज ही एक सर्वे, एक रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि लगभग 63% जो उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं वो किसी ना किसी आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। हालांकि कांग्रेस का भी है उसमें 29 और बीजेपी का भी 22 है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि सर, क्यों कोई दल आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को नकार नहीं पाती है? क्या दलों को पता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग पैसा मोबिलाइज कराने में भी अहम किरदार निभाते हैं? ये देखिए, ये एक राजनीति की कमजोरी है। दूसरा, मैं ये भी कहूंगा कि कई चीजों में कई लोगों के ऊपर एफआईआर या अपराध होते हैं, जरूरी नहीं है वो आपराधिक प्रवृत्ति के हों, कुछ हो भी सकता है। लेकिन बात यह है कि ऐसे लोगों से हम लोगों को एक दूरी रखनी चाहिए। और खासकर आम आदमी पार्टी पे तो सवाल बनता है, क्योंकि ये तो बार बार कहा करते थे कि हमें अपराध से और हमें हर इस चीज से दूर रखना चाहिए और ऐसे कैंडिडेट आने चाहिए जो साफ और स्वच्छ छवि के हों। अब आप भ्रष्टाचार का मामला ले लीजिए और जैसे आपने बताया आपराधिक पृष्ठभूमि का ले लीजिए, सब में आम आदमी पार्टी बहुत हद तक गिरती हुई नजर आ रही है। सर, आम आदमी पार्टी सेकुलर पार्टी बची है या वो भी धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ? सेकुलर तो कभी नहीं थी, वो तो शुरू से ही उनका तो ये गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। कभी कह देते कि नोटों पे लक्ष्मी जी की फोटो डाल दीजिए। कोविड में वो मरकज जो है उसमें मुस्लिम, ये क्या कहते हैं, कोरोना जिहाद की बात करने लगते हैं। तो इनको जब लगता है कि हिंदू वोट चाहिए तो कम्युनल हो जाते हैं, मुस्लिम कम्युनल के खिलाफ हो जाते हैं। मुसलमानों के इलाकों में जाते हैं तो वहां कुछ दूसरी छवि करते हैं। इंटरनली इनकी कोई कमिटमेंट नहीं है वोट को छोड़ के। सर, आप कांग्रेस की तरफ से अभी कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कर दी है कि ग्रंथियों को पैसा, मौलानाओं को पैसा, जो पंडित हैं उनको पैसा। कांग्रेस क्या इस तरह की कुछ चीजें सोच रही है सर? ये देखिए, वो जब हमारे पास सत्ता आएगी तब तो स्वाभाविक है कई नई चीजें करेंगे। लेकिन इनको 10 साल के राज के बाद कैसे ग्रंथियों पुजारी याद आ गए? अगर ग्रंथियों को और पुजारियों को कोई चीज की जरूरत थी तो वो जरूरत पहले नहीं पूरी कर सकते थे क्या? यकायक इनके 10वें साल में इनको लगा कि उनको जरूरत है। इनको जब लगा कि इनकी सरकार गिर रही है और जगह जगह इनको वोट नहीं मिल रहा है तो इन्होंने इस तरीके के हथकंडे अपनाए। कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है सर? मेरा एस्टिमेट है 38 से 42 से ऊपर। आप सर कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जीत अच्छी होगी क्योंकि लोगों का समर्थन बहुत मिल रहा है। सर, एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि पूर्वांचल के लोगों से बहुत की बात बहुत हो रही है, लेकिन सर हम जब कापासेड़ा बॉर्डर जाते हैं, 100-100, 200-200 गज में 10-10, 20-20 कमरे में लोग रह रहे हैं। कई जगहों पे पूर्वांचल के लोग बड़ी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। उनके सुधारने के लिए कांग्रेस के पास कोई विजन है सर? सर देखो, हमारा मेन ये है कि किसी ना किसी तरह अगर हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, हमारे यहाँ पेमेंट स्केल बढ़ता है। एक तो जैसे हमने कहा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट से हम परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, और जो हमारे मैनिफेस्टो में है हम लोग कह रहे हैं कि मिनिमम वेज भी हमारे लोगों को नहीं मिल रहा। भाई 8, 10, 11 हजार, 12 हजार अगर कोई पाएगा, चाहे हमारे पूर्वांचल का मित्र हो, क्या वो कमरा लेगा? दिल्ली में इस समय मिनिमम वेज 16 से 18 हजार है। अगर आप मिनिमम वेज इंश्योर करवाते हैं और ठेकेदारी प्रथा में मिनिमम वेज नहीं मिल सकता है, तो वो वाले हमारे जितने वर्कर्स हैं वो 20-25 हजार तक कमा पाएंगे, तब आदमी अपना अपना घर भी ले सकता है। आप ये भी नहीं सुनिश्चित कर पाते हैं कि दिल्ली में लोगों को मिनिमम वेज मिले, तो जैसे हम कहेंगे एक एक कमरे में 8-8, 10-10, फिर इसी तरह जाके लदेंगे और बेचारे करेंगे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारे साथ थे कांग्रेस पार्टी के नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रत्याशी संदीप दीक्षित जी। थैंक यू भैया।